हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 29 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 8 प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए हैं, यानी कि सजेस्ट किए हैं फॉर रिपेयरिंग इंडिया चाइना टाइज। आपको भी पता है पिछले एक साल से जो इंडिया चाइना के रिलेशंस है वो काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और जो रिसेंट स्टैंड ऑफ देख रहे हो एलएसी बॉर्डर के पास, और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो आपका सिक्किम रीजन है वहां पर भी चाइनीज एग्रेशन देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए सो दैट इस बढ़ते तनाव को कम किया जा सके। तो आप देख सकते हो इंडिया चाइना रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में जो पिछले साल इवेंट हुए थे वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को अफेक्ट करती है। और अभी 9th राउंड ऑफ सीनियर कमांडर लेवल टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन फिर देखिए आप कि फिर से फेस ऑफ देखने को मिला है नाथुला पास, जो आपका नदर्न सिक्किम में है वहां पर। तो एक तरफ टॉक्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ चाइनीज एग्रेशन कंटिन्यूड है। साथ ही साथ जो इवेंट्स हुए हैं 2020 से पहले, उसमें भी चाइनीज का ड्यूअल नेचर देखने को मिला था ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। एक तरफ देखिए चाइना यूएन लिस्टिंग जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसको ब्लॉक किया था। साथ ही साथ भारत को एनएसजी मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए जो समर्थन मिलने चाहिए थे परमानेंट काउंसिल ऑफ यूएन में, वहां पर भी उन्होंने विरोध जताया था। तो इसी सब बैकड्रॉप में जो चल रहे हैं, इसी बीच जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने 8 पॉइंट सजेस्ट किए थे। अगर इन पॉइंट्स पर चला जाए तो ये दोनों देशों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। क्या वो 8 पॉइंट्स हैं? तो जो भी एग्रीमेंट्स है दोनों देशों के बीच है बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, उसका स्ट्रिक्ट पालन हो, एडहियरेंस हो। साथ ही साथ जो एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको भी पता है लाइन ऑफ एक दो है, एक तो आपका एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और इंडिया के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था वो एलएसी वाला रीजन कहलाता है। और दूसरा होता है एलओसी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो सीज फायर एग्रीमेंट हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कहलाते हैं। सो फुल्ली रेस्पेक्टिंग द एलएसी और मल्टीपोलर एशिया की भी बात कही गई है, विच इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको हमेशा याद रखने हैं ये कंसेप्ट क्या है, मल्टीपोलर या पोलर वर्ल्ड। तो बेसिकली ये जो विश्व है यानी कि वर्ल्ड, आपको पता है एक समय था जब यूएस और यूएसएसआर दोनों एक प्रकार से सुपर पावर थे, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद ओनली यूएस जो सुपर पावर के रूप में रहा था। तो एक प्रकार से इसको हम कह सकते हो कि यूनिपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होगा कि किसी एक देश का डोमिनेंस नहीं चलेगा, किसी एक देश के रूल्स नहीं चलेंगे, इसमें अकेले चाइना डोमिनेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ सेंसिटिविटी शोकेज करने की बात कही गई टू ईच अदर्स इंटरेस्ट, और पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी बनाए रखने की बात कही गई है अलोंग द फ्रंटियर फॉर एडवांसिंग ओवरऑल टाइज। दोनों देश राइजिंग पावर है, आपको भी पता है, और इनके अपने एस्पिरेशन है, भारत के अपने एस्पिरेशन है, चाइना के अपने एस्पिरेशन है, और अगर उनको परस्यूट करना है तो एक दूसरे के इंस्पिरेशंस को इग्नोर नहीं किए जा सकते। मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्जेंस एंड डिफरेंसेस वो भी जरूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस देख सकते हो आप बढ़ते जा रहे हैं, और जो डिफरेंसेस को कम करने के लिए जो सीनियर लेवल टॉक्स हो रहे हैं वो सब तो नेसेसरी ही है, अदरवाइज इशलेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और दोनों देशों के लिए उचित नहीं होगा।
बोथ सिविलाइजेशनल स्टेट्स मस्ट ऑलवेज टेक द लॉन्ग व्यू, यानी कि दूर की सोचे। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटे छोटे इश्यूज पर लड़ बैठे और जो हमारा कॉमन गोल है टू बिकम सुपर पावर, उस गोल को वीकेंड कर दे और दूसरे देश इसका फायदा ले जाए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने थ्री म्यूचुअल्स के कंसेप्ट भी दिए। थ्री म्यूचुअल्स का क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट एज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर द टाइज। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको नाथुला पास याद रखने हैं। कहाँ पर है आप देख सकते हो, ये सिक्किम में है। सिक्किम और ये आपका जो भूटान का बॉर्डर है वहीं पे आपका नाथुला पास है। और आप देख सकते हो चाइना जो है वो इसका एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो आपको नाथुला पास याद रखने हैं और चोला पास ये भी याद रख ले। और एक और पास जो हाल ही में न्यूज में था वो था नाकुला पास। एक नाथुला तो है ही है, सिक्किम में ही नाकुला पास भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये इससे बेसिकली ये जो 8 पॉइंट्स प्रिंसिपल दिए हैं ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। It is about Prime Minister addresses World Economic Forum's Davos Summit। तो Davos एजेंडा क्या है बेसिकली? तो इसमें बेसिकली जो ग्लोबल लीडर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है सो दैट प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, पार्टनरशिप्स को शेप किए जा सके, यानी कि बनाए जा सके, तैयार किए जा सके, विच आर नीडेड इन द चैलेंजिंग टाइम विच हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कोविड-19। 7 की थीम्स इस एजेंडा के रखे गए हैं कि कैसे हमें अपने प्लैनेट्स को सेव करना है, फेयरर इकोनॉमिक्स हो ग्लोबल लेवल पर, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलप किए जाए फॉर गुडनेस, सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क क्या हो इस पर भी बातचीत की जाएगी, बेटर बिजनेसेस कैसे ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़े इस पर भी डिस्कशंस है, साथ ही साथ हेल्दी फ्यूचर्स एंड बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स, यानी कि कोलैबोरेशन, कॉपरेशन को कैसे देशों के बीच इनहेंस किए जा सके, कन्फ्लिक्ट कैसे कम किए जा सके, इस सब पर डिस्कशन होंगे। डेवोस एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है उनको भी लॉन्च करेगा, जिसका मकसद क्या है? टू जॉइंटली एंड अर्जेंटली बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम सो दैट मोर फेयर, सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट फ्यूचर बनाए जा सके। और इस के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, स्टीयर द मार्केट टुवर्ड फेयरर आउटकम्स। जो दूसरा है, इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट एडवांस शेयर्ड गोल्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे उसमें शेयर्ड गोल्स का जो क्रक्स है वो मौजूद हो, सच एज इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। साथ ही साथ हार्नेस इनोवेशंस ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू सपोर्ट द पब्लिक गुड। अगर हम बात करें WEF के बारे में, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो ये इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये UN की कोई बॉडी नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? जो बिजनेसेस है उनको एंगेज कर पॉलिटिकल लीडर्स को एंगेज कर एकेडमिक्स एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, उन सबको इंगेज कर एक प्लेटफॉर्म पर लाके सो दैट ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्रियल एजेंडा सेटअप किए जा सके। इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है आप देख सकते हो, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं? तो आप देखो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है। प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं? तो आपको याद WEF के बारे में याद रखने हैं कि ये UN की बॉडी नहीं है, इट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। और क्या ऑब्जेक्टिव पर ये काम करता है? तो बेसिकली टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडा। और इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखने हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, एक एक रिपोर्ट इनके आपको पता होनी चाहिए जो न्यूज में रहते हैं, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट,
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आप हमें बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? और क्या इसमें याद रखने प्रीलिम्स 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये याद रखना है कि जो ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो टू जॉइंटली एंड अर्जेंटली बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। इतना याद रखने, इसके अलावा आप कुछ याद नहीं रखोगे, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट मे गो फॉर हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो हम जानेंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली आपको भी पता होगा कि अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन का समय चल रहा है, तो सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों की कम हो रही है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स की जो वॉल्यूम या फिर वैल्यू है वो कम हो रही है, तो डेफिनेटली सरकार के पास जो पहले रेवेन्यू आते थे उससे कम ही आएंगे। सो अब कम आ रहे हैं, लेकिन सरकार को खर्च तो करने पड़ते हैं वेरियस स्कीम्स के ऊपर, वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनको लॉन्च करना पड़ता है, रोजगार के लिए कुछ न कुछ स्कीम्स चलाने पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इनकम में वेरिएशंस आ जाते हैं। तो अब इनकम कहाँ से लाया जाए? तो उसके लिए सरकार क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। अब ये जो सरकार बोरोइंग करते हैं, आपको पता होने चाहिए, या तो डोमेस्टिक मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट यानी कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू कर डोमेस्टिक मार्केट में पैसे वो इन्वेस्टर से ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है या इंडिविजुअल्स है, लेट्स से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB या फिर वर्ल्ड बैंक, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ से भी गवर्नमेंट पैसे उठा सकते हैं। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब ही यही होता है कि जब हम डोमेस्टिक मार्केट से नहीं बल्कि फॉरेन मार्केट से जो लोन है वो बोरो करते हैं। गवर्नमेंट जब अपने लोन या बोरोइंग फॉरेन मार्केट से करता है तो उसे आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहोगे। तो आप देख सकते हो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेंगे, इसका एक ये भी आप बेनिफिट होंगे कि ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट के गैप को कम किया जा सकेगा। और फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? तो फिजिकल डेफिसिट यानी कि योर एक्सपेंडिचर बिकम्स हायर देन योर इनकम, तो आप कह सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट है। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगी और उस बोरोड किए गए पैसे से एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो वो फिजिकल डेफिसिट को ना बढ़ाती है ना घटाती है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट सिंपली कैलकुलेट होते हैं उन इनकम के ऊपर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सट्रैक्ट किए गए हो या फिर जो बजट से एलोकेट किए गए हो। तो आप देख सकते हो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग refers to money borrowed from a source which is outside the country, और एक्सटर्नल डेप्ट को पे करने भी पड़ेंगे उन्हीं करेंसी में जिसमें वो बोरो किए जाते हैं। अगर डॉलर में बोरो किए गए तो डॉलर में ही पे किए जाएंगे। और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फॉरेन मनी को, फॉरेन लोन को? तो बेसिकली फॉरेन कमर्शियल बैंक से वो एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इन सब से भी वो कर सकते हैं। और फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन नेशंस, तो यहाँ से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। ये जो फंड्स हैं किस क्षेत्र में यूज किए जाएंगे? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अलोंग विद ये जो फंड एलोकेट होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगते हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका डोमेस्टिक मार्केट के इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे तो कम ही होते हैं। लेकिन याद रखना ये कोई नियम नहीं है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते भी हैं कि श्योरली वो कम ही होंगे
या फिर मस्ट कम ही होंगे, तो ऐसा नहीं, इट में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो लोअर ही रहते हैं, लोअर इंटरेस्ट रहते हैं देन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। इंडिया का करंट एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एमंग द लोवेस्ट ग्लोबली है, वो देख सकते हो आप 5% है। अब ये एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब होता है, यानी कि हम जो भी बाहर से लोन लेते हैं, एक्सटर्नल लोन लेते हैं, काफी कम शेयर होता है उसका, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द लोन जो गवर्नमेंट लेती है टू फुलफिल देयर नीड्स, वो डोमेस्टिक मार्केट से ही रिसीव किए जाते हैं। तो आप देख भी सकते हो कि लेस देन 5% ऑफ जीडीपी हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कंस्टिट्यूट करता है। Considering the requirement of the infrastructure sector and due to limited long-term funding facility, higher EFI यानी कि higher external financing would be a better option। तो वही बात है, अभी सरकार को इकोनॉमिक स्लो डाउन खत्म करने, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और अभी जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनके पास भी पैसे की कमी है। सो अगर एक्सटर्नल बोरोइंग गवर्नमेंट करती है तो कहीं ना कहीं इस चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। अमाउंट जो रेज किए गए हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के माध्यम से, आप देख सकते हो फर्स्ट 8 मंथ्स यानी कि अप्रैल से नवंबर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 38,495.5 करोड़ थे, जो 833% ऑफ द बजट एस्टिमेट। क्या सिग्निफिकेंस होते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, तो ये फॉरेन एक्सचेंज को रेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जब भी आपको बाहर से पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब योर फॉरेन एक्सचेंज ग्रोज, सो इट ऑल्सो लीड टू रेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। और जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो आप अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट कर सकते हो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। साथ ही साथ जो दूसरा बेनिफिट है ये आपको जानना भी चाहिए, इसमें क्रोडिंग आउट इफेक्ट को रिड्यूस किए जाते हैं। क्रोडिंग आउट इफेक्ट का सिंपली मतलब क्या है कि लेट्स से कि आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में सिर्फ एक ही बैंक है और वो 100 रुपये का लोन देना चाहता है। अब वो लोन तो किसी को भी दे सकता है, वो गवर्नमेंट को भी दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकता है, आपको या हमको भी दे सकता है, या किसी अन्य कंपनीज को भी दे सकता है। अब गवर्नमेंट को अगर वो देता है, लेट से 100 के 100 रुपये गवर्नमेंट को ही दे दे, तो इसका मतलब हम लोग तो ऐसे ही परे रह जाएंगे, हम लोगों को भी तो जरूरत है लोन की, सो दैट हम अपने बिजनेस एक्सपेंड करें और अपने लाइवलीहुड कमाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करें, हमें भी तो जरूरत होती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जितना ज्यादा बोरो करेगी बैंकों से, हम लोगों के लिए जो लोन अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है, और जितना वो कम बोरो करेगी बैंकों से, तो हम लोगों आराम से अच्छे से लोन को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग कम करने लगे, सो दैट जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फंड अवेलेबिलिटी हो सके, तो ऐसे स्थिति को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को भी रिड्यूस किया जा सकेगा अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि ये अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि गवर्नमेंट को डोमेस्टिक बैंक्स की चिंता नहीं है, वो बाहर से ही लोन लेंगे। ये डोमेस्टिक बैंक का जो 100 रुपया है वहाँ ये प्राइवेट इंटिटीज लोन ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं आपको ये याद रखना है कि जब एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि रेवेन्यू, तो आपको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलते हैं। और एक्सटर्नल बोरोइंग का भी मतलब आपको याद रखने पड़ेंगे कि जब फॉरेन कंट्रीज से या इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से या बैंक से बोरो किए जाते हैं तो आप एक्सटर्नल बोरोइंग या फाइनेंसिंग कहते हो।
तो ये याद रखना है। और भारत का एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी कम है, इस डाटा को भी आपको याद रखने हैं। और क्या सिग्निफिकेंस होते हैं ये आप 2 पॉइंटर के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रही है, तो लिंकेजेस के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये तो आपको याद रखना है कि ये फाइनेंशियल डेफिसिट जो है देख सकते हो कि जिगजैग रहा है, यानी कि प्लस माइनस हुए हैं 2018 से। ऐसा नहीं है कि स्टेडली कम हुए हैं या स्टेडली ग्रो किए, देख सकते हैं यहाँ पर इतना था और 2019-20 में 11,620 हुआ, फिर कम हो गया, फिर अभी देख सकते हो और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया। तो 2020-21 से तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बढ़े हैं, लेकिन 2018 से देखें तो यानी पिछले 5 सालों में तो जिग जैग रहे हैं। तो ये आपका पैटर्न याद रखना है। 2020 से बढ़े हैं 21-22 में, लेकिन 2018 से अगर कैलकुलेट किए जाए तो ये जिग जैग रहे, यानी पिछले 5 सालों के डाटा को देखें तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट डार्क मैटर नॉट सुपर हैवी और सुपर लाइट, यानी कि एक स्टडी में पाया गया है, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि डार्क मैटर ना ही तो सुपर हैवी होते ना ही सुपर लाइट होते हैं, इसका एक मास रेंज होता है। तो साइंटिस्ट ने जो रेंज ऑफ मासेस जिसके अंतर्गत पार्टिकल्स को हम क्लासीफाई करते हैं टू बी कंसिडर्ड एज डार्क मैटर, उस रेंज को और कम किया है। और ये कैसे संभव हो सका है? तो क्वांटम ग्रेविटी की मदद से। क्वांटम ग्रेविटी की बात करें तो एक प्रकार से ये आइंस्टीन की जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स उसका प्लस जनरल रिलेटिविटी जो कि आइंस्टीन की ही है, दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशंस के माध्यम से क्वांटम ग्रेविटी प्रिंसिपल वर्क करती है। और इसकी मदद से फाइंड आउट किए जाते हैं कि ग्रेविटी आखिर वर्क करती कैसे, हाउ द ग्रेविटी बिहेव ऑन द यूनिवर्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह वर्क करती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब होते हैं इनकी अपने ही वे ऑफ एक्शन होते हैं, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस कुछ दूसरा हो सकता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट वी सी इन आवर डेली लाइफ, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। आपको भी पता होगा कि जब हम मैक्रो लेवल पर डील करते हैं एटम्स के या फिर मैटर के, तो वहां की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। तो रिसर्च में ये कहा गया है कि डार्क मेटल पार्टिकल्स ये सुपर लाइट ना ही सुपर हैवी होते हैं, अनलेस देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट इज येट अननोन। वो कौन सा फोर्स है अभी पता नहीं है, और रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकता है इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस फोर्स, जिसके कारण ये होते हैं। और डार्क मैटर की अगर हम बात करें तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स का 95% कंस्टिट्यूट करता है। आप जो स्काई, ओपन स्काई में देखते हो जिसमें स्टार्स लाइट करते हैं, वो सब डार्क मैटर नहीं है। डार्क मैटर तो आपको दिखेंगे भी नहीं, डार्क एनर्जी आपको दिखेंगी नहीं। आप देख सकते हो कि 95% ऑफ द यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से कंस्टिट्यूट करते हैं, विच आर नॉट विजिबल थ्रू द नेक्ड आई, या फिर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और रफली 27% इज डार्क मैटर विच इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गैलेक्सीज टुगेदर। डार्क मैटर है तो तो इसका मतलब ग्रेविटी तो रहेंगे, तो ये सारे जो गैलेक्सीज होते हैं एक दूसरे को एक प्रकार से साथ में रखने में मदद करते हैं। और अनदर 68% ऑफ द यूनिवर्स ये डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जो रेस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि एनर्जी है तो वो रेगुलरली फ्यूज कर रही है टू एक्सपेंड द यूनिवर्स। डार्क मैटर आप देख सकते हो कि ये आपको दिखेंगे नहीं, कंप्लीटली इनविजिबल टू लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी आप पता नहीं लगा पाते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट विद करंट इंस्ट्रूमेंट्स। हाउएवर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स है वो नेसेसरी होते हैं टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ द गैलेक्सीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एट द लार्जेस्ट स्केल।
तो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो डार्क मैटर के बारे में ज़रूर आप जान लें और कितना परसेंट ये कंस्टिट्यूट करता है ये देख सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स में जो मैटर है या एनर्जी है वो आपका डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ही है। और ये तो याद रखना है आपको कि डार्क मैटर जो है कम्प्लीटली इनविजिबल टू लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपको याद रखना है। So let's move to the next article, friend. It is about government plans 5% inflation goal to give RBI room to trim rate. तो बेसिकली आपको भी पता होंगे कि 2016 में गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया था जिसके तहत आरबीआई को टास्क दी गई थी कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करना है उन्हें 4 ± 2%। सो ये जो टारगेट सेट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल तक के लिए करने थे। तो आप 2016 के बाद जो 5 साल अगर देखें तो 2021, यानी कि अब ये टारगेट में परिवर्तन करने की जरूरत होगी क्योंकि अब इसका इंड डेट आ गया है 31 मार्च 2021 को। ये टारगेट अब ऑपरेट नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट को नए टारगेट लाने पड़ेंगे। दैट्स वाई गवर्नमेंट इस बार इन्फ्लेशन टारगेट को 4% से बढ़ाकर 5% करना चाह रही है, यानी कि 5% ± 2%। तो ये टारगेट है। तो हम बात करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंसिडरिंग टू रेज द इन्फ्लेशन टारगेट टू 5% विथ ए टॉलरेंस लिमिट ऑफ ± 2% दैट विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन आप देख सकते हो आरबीआई एक्ट 1934 में है। इसमें कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई उनको इन्फ्लेशन टारगेट डिटरमाइन करने पड़ेंगे वंस इन 5 ईयर। तो मैंने आपको बताया इससे पहले 2016 में हुआ था, तो 5 ईयर जोड़ दे तो 2021 में आपको नया टारगेट देना है। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो टारगेट डिसाइड करेगा और उस टारगेट को अचीव करने की जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो आरबीआई को दी जाएगी। ध्यान रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट सेट करता है, आरबीआई सेट नहीं करता, आरबीआई उस टारगेट को इम्प्लीमेंट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द एक्ट, ये आपको पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही होगा, रेपो रेट डिटरमाइन करते हैं और रेपो रेट की मदद से बेसिकली लिक्विडिटी को कंट्रोल किए जाते हैं और लिक्विडिटी को कंट्रोल किए जाते हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किए जाते हैं सो दैट जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। गवर्नमेंट 2016 में 4% CPI बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेट सेटअप किए थे under the monetary policy framework for the period from 2016 to 31 March 2021 with an upper toleration क्या था 6% and the lower limit is 2%। तो 4 + 2% कर दे तो अपर लिमिट आपका 6% आ गया, -2% कर दिए तो आपका 2% आ गई। तो ये टारगेट रखी गई थी। अगर इन्फ्लेशन लो रहता है तो it will adversely impact the sustainability of high level of public and private debt as debts typically contracted in normal values. A lower than expected inflation will keep the real value of debt high। तो आप देख सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कम हो जाते हैं तो जो रियल वैल्यू है डेब्ट का वो हाई हो जाएंगे। साथ ही साथ रिवाइजिंग द इन्फ्लेशन टारगेट अपवर्ड, यानी कि अगर इन्फ्लेशन टारगेट को 4 से बढ़ाकर 5% कर देते हैं तो एक प्रकार से आरबीआई को भी एक प्रकार से थोड़ा सुविधा प्राप्त होगा कि वो पॉलिसी रेट को कट कर सकते हैं, है ना, पॉलिसी रेट को कट कर सकते हैं। तो क्योंकि पॉलिसी रेट कट करने का मतलब यूं हुआ कि इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो सकेगी। बैंक जो है वो मोर एंड मोर लोन प्रदान करेंगे। तो अगर मोर एंड मोर लोन प्रदान किए जाएंगे तो ग्रोथ बूस्ट होगा और पैंडेमिक रेयर इकोनॉमी जिसके कारण अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज्यादा खराब हो गई है तो फिर इससे भी डील करने में मदद मिलेगी।
लेकिन आरबीआई के रिसेंट पेपर में आपको पता होने चाहिए कि ये बोला गया था कि मेंटेनिंग 4% इन्फ्लेशन वो अच्छा है भारत के लिए, तो इसमें बदलाव नहीं करने चाहिए, ये सजेशन दी गई थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्लान चल रहा है कि इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया जाए 5% ±2 का टारगेट। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। इट इज अबाउट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इससे पहले आप ये जान लें प्रीलिम्स 2021 के लिए इस टॉपिक से आपको क्या जानना है। तो बेसिकली ये तो आपको जानना ही है कि क्या टारगेट होता है, यानी कि सबसे पहले बात तो ये जानने की ये टारगेट सेट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो आरबीआई। क्या टारगेट है, 4 ±2%। लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद ये टारगेट एप्लीकेबल नहीं हो गए। और इस टारगेट को सेट करने की अनुमति कहाँ से प्राप्त होती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 से। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या फंक्शन होता है, तो बेसिकली टू डिटरमाइन की रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेपो रेट, ये होता है। और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट सेटअप किए जाते हैं, यानी कि 4 ±2%, ये सीपीआई के ऊपर होते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर होते हैं। तो ये आपको याद रखने इतने पॉइंट्स। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होते हैं इन जनरल, और इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो क्या इम्पैक्ट होते हैं इन जनरल, ये आपको थोड़ा सा अच्छा लॉजिक पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो ये जो रिपोर्ट है वो टाटा ट्रस्ट और पार्टनर्स ने मिलकर रिलीज किए हैं। और क्या फाइंडिंग है, तो इसमें बोला गया है कि भारत में वोमेन की अगर हम बात करें तो इट कंस्टिट्यूट 10% ऑफ ऑल पुलिस पर्सोनल इन कंट्री, तो काफ़ी कम शेयर है। जनवरी 2017 की बात करें तो यही 7% था। तो 3 सालों में एक प्रकार से 3% का इंक्रीज हुआ है। विथ 25% ऑफ वोमेन पुलिस, आप देख सकते हो बिहार में वोमेन पुलिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 25% है, तो अच्छी बात है। 13% प्रिजन स्टाफ ये है, यानी प्रिजन स्टाफ की बात करें तो 13% वोमेन का शेयर है। और 29.3% हाई कोर्ट जजेस जो है में जज जो बैठते हैं वो वोमेन ही है। और 2017-18 की बात करें तो ये 26.5% थे। तो आप देख सकते हो वोमेन पार्टिसिपेशन इन वेरियस इंस्टीट्यूशनल बॉडी उसमें बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो चाहे वो प्रिजन स्टाफ हो। तो ये रिपोर्ट में फाइंडिंग बताई गई है। और कर्नाटका ओनली स्टेट है जो अपने कोटा जो है ST ST OBC को फुलफिल करते हैं बोथ ऑफिसर कैडर और कांस्टेबलरी के ऊपर। Let's move to the next news. It is about corruption perception index 2020। तो आपको बता देते हैं कि जब भी कभी रिपोर्ट या इंडिसेस के ऊपर कोई न्यूज आते हैं तो आपको पब्लिशर के बारे में जानने चाहिए। तो कौन पब्लिश करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो आप देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये पब्लिश करते हैं और 180 कंट्रीज को रैंक करते हैं बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल। और ये 0 to 100 के स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और 0 अगर आता है तो मतलब ये देश हाईली करप्ट है, या 100 आता है तो वेरी क्लीन है, करप्शन 1 नहीं है। और इंडिया की बात करें तो 86 रैंक है, तो काफ़ी अच्छी रैंक है। और आप देख सकते हो स्कोर क्या है आपका 40 है, तो 0 से 100 में भारत को 40 स्कोर मिला है, तो दुविधा वाली बात है। और 180 देशों में भारत की रैंकिंग 86 है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर है और स्कोर आप देख सकते हो 88। पता नहीं भारत कब इतने अच्छे रैंक लाएगा, स्कोर लाएगा। सोमालिया एंड साउथ सुडान लोवेस्ट रैंक पर है, 179 पोजीशन आप देख सकते हो, स्कोर क्या है 12। तो आपको ये सब स्केल वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है और इट डील्स विद द करप्शन किस देश में कितना है उसको एक प्रकार से इंडिकेट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड सेलिब्रेट्स 25 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो NIC के 25 ईयर्स हो गए इस्टेब्लिशमेंट के, इसी से रिलेटेड हमारा न्यूज है।
तो अगर हम NICSI की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंतर्गत आता है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर खुद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज की गई, इसमें फॉलोइंग प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। तो देख सकते हो, पहला है आपका तेजस। ये विजुअल इंटेलिजेंस टूल है जो आपको पावरफुल डाटा एनालिसिस प्रदान करता है ऑफिशियल्स के लिए, कि वो एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार कर सके। जो दूसरा है वो है ई ऑक्शन एजेंडा, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑप्शन के रिक्वायरमेंट को कैटर करता है ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल ये भी लॉन्च किए गए हैं। इसकी मदद से जो एसेसिबिलिटी है की एप्लीकेशंस का टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको आसानी से एक्सेसिबल कराएगा, साथ ही साथ जो क्वालिटी है उसे भी इनहेंस कराएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट पाकिस्तान रिसीव्स जियोग्राफिकल इंडिकेटर फॉर बासमती राइस। तो इससे जुड़ा हमारा न्यूज है। तो भारत ने तो अपोज किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को GI टैग उसके बासमती राइस के लिए मिल गया है, पेविंग द वे फॉर क्रिएटिंग ए लोकल रजिस्ट्री फॉर द पार्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ राइस एंड मेकिंग ए केस इन द इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन को भी चैलेंज किया था, बिकॉज इंडिया का जो मूव था टू गेट बासमती राइस रजिस्टर्ड एज ए प्रोडक्ट, तो पाकिस्तान ने किया था। GI की बात करें तो एक प्रकार से नेम कह सकते हो, साइन कह सकते हो, जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर दिए जाते हैं, और इसका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है, और इसका स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं। उस क्वालिटी को किसी दूसरे जगह से असेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्वालिटी उस ओरिजिन वाले लोकेशन से ही एसोसिएटेड है। तो GI की बात करें तो वो कवर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिए गए हैं डिसरिगार्डिंग द एडवाइस बाय WII, यानी कि WII ने बोला था कि ऐसा ना करे, लेकिन मिनिस्ट्री ने इसके अगेंस्ट किया है। तो WII खबर में आ गया है। तो क्या है ये? तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के ही अंतर्गत होती है। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके? तो ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी सब ऑफर करती है वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में। साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसको भी बिल्डअप करती हैं। अलॉन्ग विथ इट कोलैबोरेट्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वाइल्ड लाइफ रिसर्च, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो देख सकते हो देहरादून, उत्तराखंड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट लाला लाजपत राय। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर में से एक रहे हैं, और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका हमारे देश की आज़ादी में रहा है। हमें ऐसे लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे वो तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे ही रखोगे, साथ ही साथ इन जनरल आपको याद रहने चाहिए। जो हमारे फ्रीडम फाइटर से उनके कंट्रीब्यूशन अगर नहीं याद रखा तो फिर क्या रखा। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, और उनके कंट्रीब्यूशंस आप देख सकते हो। इनकी मदद से बेसिकली दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सेटअप हो सके, और उसके माध्यम से जो बच्चे हैं हमारे, उनको एजुकेशन प्राप्त होने का सौभाग्य एक प्रकार से कह सकते हो कि प्राप्त हुआ। और पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने फाउंड किए थे, और हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट इन्होंने ही फाउंड किए थे। 1917 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इसको फाउंड किए थे। 1920 में इन्होंने स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन कोलकाता इसको भी प्रिसाइड किए थे, जहां पर जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसका अप्रूवल आपको मिला था। 1928 में इन्होंने साइलेंट मार्च साइमन कमीशन के खिलाफ लीड किए थे, और उसी दौरान इनको इंजरी हो गई थी, और बेसिकली लाठीचार्ज किया गया था इंग्लिश ऑफिशियल्स के द्वारा। और आपको पता है जब इनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पेन, तो इसका बदला भगत सिंह ने लिया था एंड एसोसिएट्स, जिन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स को एक प्रकार से किल कर दिया था। इन्होंने बेसिकली कुछ बुक्स भी ऑथर की हैं, आपको याद रखने हैं। ए हिंदूज इम्प्रेशंस एंड स्टडी, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, स्वराज एंड सोशल चेंज, और इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया। तो
तो ये सब आपको याद रखने, ये एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट पथारूघट अपराइजिंग। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली ये आपको हिस्टोरिकल अपराइजिंग है, ब्रिटिश इंडिया में देखने को मिले थे। पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश 1894 में, और कहाँ पर, तो पठारूघट में। पठारूघट कहाँ है, तो आप देख सकते हैं, एक स्मॉल विलेज है असम के डरांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो अनआर्म्ड पीजेंट्स थे, याद रखना है, ये पीजेंट्स के हाथों में कोई हथियार नहीं थे, अनआर्म्ड थे, और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू एंड डिसाइड किए थे कि नो टैक्सेस दिए जाएंगे, यानी कि कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा अंटिल ए प्रॉपर सॉल्यूशन फाउंड टू द प्रॉब्लम। और जब प्रोटेस्ट मीटिंग चल रही थी तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर किए थे पुलिस को टू ओपन फायर ऑन द गैदरिंग, और उसी दौरान आपको पता है 100 ऑफ पीपल इंजर्ड हुए थे एंड अराउंड 140 ऑफ देम वर किल्ड ऑन स्पॉट। इट इज सिमिलर टू द जालियांवाला इंसिडेंट आप देखने को मिलता है पंजाब रीजन में। और आपको बताने हैं कि जालियांवाला बाग जब इंसिडेंट हो रहा था तो उस समय वाइसराय ब्रिटिश इंडिया के कौन थे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।